Hello, CA final students. Welcome back. I am CA Pramod Pattipathi and you are watching CA final financial reporting classes. So आज जो है ना हम कौन से लेक्चर में है? इन्वेंट्रीज में। और इन्वेंट्रीज का जो ऑलरेडी इंट्रोडक्शन लेक्चर फिर उसके बाद और एक दो लेक्चर जो है ना अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस वो हमने किसमें यूट्यूब में अपलोड किया है, वहां पे जाके चेक कर लेना। वहां पे क्या क्या किया था? वहां पे हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि इन्वेंट्री क्या होता है, ठीक है। वैल्यूएशन रूल देखा था, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। फिर उसके बाद क्या देखा था? कॉस्ट को कैसा कंप्यूट करें, व्हाट आर द एलिमेंट्स विच आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, वो देखा था। उसमें हर एक चीज का, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, देन उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड वेरिएबल ओवरहेड्स, ये भी हमने उस पर्टिकुलर लेक्चर्स में देखा है। डिटेल में जाके देख लेना। देन कम्स, हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? लास्ट लेक्चर में ये किया था सर, हमने एनआरवी का टॉपिक चालू किया है, राइट। एनआरवी का टॉपिक चालू किया और एनआरवी जो है ना, ये समझे थे कि एनआरवी इज नथिंग बट अ सेलर। सेलर जो भी है ना, सेलर एक्सपेक्ट करता है कि उसका इन प्रोडक्ट अगर मार्केट में बेचूं तो उससे क्या रिटर्न मिलेगा उसको। अगर वो आज उस वो फैक्ट्री में बैठ के देख रहा है कि उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको बेचूं तो क्या अमाउंट रियलाइज हो सकता है। तो फिर यहाँ पे एनआरवी में हम क्या कंसिडर नहीं करते? एक्सपेक्टेड सेलिंग कॉस्ट। अभी एनआरवी जो है ना, तीन प्रोडक्ट के होते हैं नॉर्मली। एक फिनिश्ड, एक रॉ मटेरियल, और एक होगा डब्ल्यूआईपी का। यस। तो फिर फिनिश गुड्स का सिंपल है कि इसका एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ले लो, कि अगर मैं मेरा फाइनल प्रोडक्ट बेचूंगा तो फिर मार्केट में कितना प्राइस मिलेगा, इसमें से सेलिंग कॉस्ट लेस कर दो, मेरा एनआरवी आ जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल सर। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल का हमने रूल देखा था। क्या रूल देखा था सर? कि अगर फिनिश गुड्स जो है ना, अगर कॉस्ट में वैल्यू हो रहा है, अगर कॉस्ट में वैल्यू हो रहा है तो फिर रॉ मटेरियल वुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट। इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है ऐसे कि कॉस्ट में, अगर फिनिश गुड्स कॉस्ट में हो रहा है तो फिर रॉ मटेरियल भी कॉस्ट में होगा, ये फिक्स्ड है। लेकिन अगर फिनिश्ड गुड्स जो है ना, ये एनआरबी में वैल्यू हो रहा है, एनआरवी में वैल्यू हो रहा है, मतलब क्या कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर लेते हैं हम, तो फिर एनआरवी कम होगा तो एनआरवी लेंगे। यहाँ पे इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन है कि मेरा इन्वेंट्रीज में लॉस है, मेरा इन्वेंट्री जो है ना वो लॉस में चल रहा है। तो फिर उसके लिए हम, अगर मेरा फाइनल प्रोडक्ट लॉस में चल रहा है तो फिर मेरा रॉ मटेरियल भी कुछ ना कुछ होगा। तो उसके लिए हम वैल्यूएशन रूल, रॉ मटेरियल के लिए वैल्यूएशन रूल यूज करेंगे यहाँ पे। क्या यूज करेंगे? वैल्यूएशन रूल। अब वैल्यूएशन रूल क्या है सर? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, सेम, लोअर ले लेंगे। अगर यहाँ पे रिवैल्यू एनआरवी नहीं है तो रिप्लेसमेंट वैल्यू ले लेंगे, सिंपल। देन कम्स डब्ल्यू। अब यहाँ पे डब्ल्यू आई पी क्या है सर? डब्ल्यू आई पी इज समथिंग विच इज इन बिटवीन दी प्रोडक्शन। मतलब यानी क्या, वो स्टार्ट तो हो गया और फाइनल प्रोडक्ट अभी तक मुझे मिला नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम डब्ल्यू आई पी। अब डब्ल्यू आई पी जब एनआरवी निकालना है तो फिर इसमें सिंपली क्या करेंगे हम? मुझे पता नहीं है सर ये फाइनल प्रोडक्ट कब बनेगा, ठीक है। आज के दिन में मुझे उसका ये निकालना है, क्या एनआरवी निकालना है। तो फिर इसका एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ले लो। क्या एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ले लो। अब एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस से लेस कर दूंगा मैं कि इसका एडिशनल कॉस्ट क्या इनकर करने वाला है। मतलब क्या, आज डब्ल्यू आई पी 60% कंप्लीट है समझो, 60% कंप्लीट है, तो एडिशनल 40% भी कंप्लीट करना पड़ेगा ना। ये एडिशनल 40% कंप्लीट करने का कॉस्ट जो है उसको लेस कर दूंगा, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। ठीक है। और लेस कर दूंगा इसका सेलिंग एक्सपेंस या सेल सेलिंग कॉस्ट लेस कर दूंगा। सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट यानी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस जो रहते हैं ना, सेल्स एडवर्टीजमेंट चार्जेस वगैरह सब कुछ, वो लेस कर देगा। तो फिर जब ये लेस कर दूंगा तो फिर यहाँ पे मेरा आएगा एनआरवी ऑफ डब्ल्यू डी और डब्ल्यू आई पी का एनआरवी आ जाएगा सर। समझा क्या बोला? तो ये चीज हम देखे थे लास्ट लेक्चर में और तुमको ये पढ़ा देता हूँ कि मेरा अगर फिनिश गुड्स, ये इंपॉर्टेंट है, वैल्यूड एट कॉस्ट मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट में होगा। अगर फिनिश गुड्स वैल्यूड एट एनआरवी देन वैल्यूएशन रूल अप्लाई होगा, ठीक है। देन उसके बाद डब्ल्यू आई पी कैसा आएगा? डब्ल्यू आई पी का एनआरवी, सेलिंग प्राइस ले लो एक्सपेक्टेड, फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल द गुड्स, मतलब कितना कॉस्ट लगने वाला है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस हुआ। फिर उसके बाद सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस जैसे बोलते हैं हम, वो लेस करना है। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ डब्ल्यू आई पी, यानी क्या, एडिशनल कॉस्ट जो भी इनकर करना है मुझे, एडिशनल कॉस्ट जो भी इनकर करना है फॉर द कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डब्ल्यू आई पी इन टू फिनिश गुड्स, वो लेस कर दूंगा। तो फिर मेरा यहाँ पे एनआरवी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा एनआरवी आ जाएगा। तो आ जाओ इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दो तीन क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 देख लेना। ओके सर। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Once you are done reading question, let me know. डन सर। Done. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? What question is saying? A limited, sorry, A business has four items of inventory. Account of inventory has established that the amount of inventory currently held at cost are as follows. ठीक है, अभी जो है ना currently cost पे है, चार इन्वेंट्री है, क्या क्या है, A1, A2, B1, B2। ओके, उसका कॉस्ट दिया है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस दिया है, बोलिए, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस दिया है, और उसका सेलिंग कॉस्ट दिया है। तो बताओ, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस दिया है और एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट दिया है, क्या मैं एनआरवी निकाल सकता हूँ क्या ईच एंड इंडिविजुअल इन्वेंट्री का? निकाल सकता हूँ ना सर? कैसे? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, समझो ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो यहाँ पे बी माइनस सी वुड बी माई एनआरवी, बी माइनस सी वुड बी माई एनआरवी। तो फिर यहाँ पे कितना आएगा? 7,300, 17,800, यस, देन 16,800, और 7,000 कितना आ गया? कैलकुलेट करके बताओ, कैलसी नहीं है मेरे पास। 107, 7,350। यस, नो? 7 बराबर है ना? अब वैल्यू करो। अब बताओ, जब भी क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं है तो फिर हम इंडिविजुअल इन्वेंटरी को हम वैल्यू करेंगे कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ बताया क्या? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? डिटरमाइन, डिटरमाइन द क्लोजिंग इन्वेंटरी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की बेसिस में क्लोजिंग इन्वेंटरी निकालना है। अब यहाँ पे मुझे ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का मुझे कॉस्ट और एनआरवी कंपेयर करना पड़ेगा और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ओके, तो बताओ कि यहाँ पे वैल्यू कैसे करेंगे, कॉस्ट और एनआरवी। फर्स्ट इन्वेंटरी का क्या आएगा बताओ? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट है 8,000 का और एनआरवी है 7,300, विच एवर इज लोअर कंसिडर करेंगे, तो फिर यहाँ पे ये कंसिडर कर लेंगे 7,300। A2 का 14,000 कॉस्ट और 17,800, तो फिर कॉस्ट कम है तो यहाँ पे 14,000 को कंसिडर करेंगे। समझ रहा है क्या कर रहा हो? ठीक है, फिर उसके बाद B1 का 16,000 है और उसका एनआरवी है 16,800, तो फिर कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो फिर विच एवर इज लोअर इज 16,000। यस, नो? और यहाँ पे जो लास्ट प्रोडक्ट है C1 का भी हम यही लेंगे कॉस्ट। तो बताओ, मेरा इन्वेंट्री का कॉस्ट आ क्या आ गया? 7,300 प्लस 14,000 प्लस 16,000 प्लस 6,000। क्या आएगा आंसर बताओ? एक मिनट, मैं कैलकुलेट लेके आ। बताओ क्या आ रहा है आंसर? 7,300। 43,300। ओके, क्या आ गया मेरा? 43,300। आंसर क्या है? आ गया आंसर। इजी था क्वेश्चन, बताओ। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। डन सर।
डन। ओके, सेम है क्वेश्चन, बस यहाँ पे दो अलग मेथड से बताना है। सन फार्मा लिमिटेड, अ renowned कंपनी इन द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल, हैज द फॉलोइंग फोर आइटम्स इन द इन्वेंटरी। ठीक है, ए बी सी डी है, कॉस्ट है, एनआरवी दिया है, दोनों भी दिया है मुझे, कॉस्ट और एनआरवी भी दिया है मुझे। एनआरवी सही है क्या? 1450। ठीक है, अब यहाँ पे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। फर्स्ट क्या करना है मुझे? आइटम बाय आइटम बेसिस में देना है। यानी क्या? ए लिमिटेड का अलग, सॉरी ए आइटम का अलग, बी आइटम का अलग, सी आइटम का अलग, डी आइटम का अलग। फिर उसके बाद बोल रहे ग्रुप बेसिस में, यानी टोटल में, इन टोटल मुझे जो है ना इन्वेंट्री का कॉस्ट और एनआरवी कंपेयर करके मुझे बताना है। टोटल में तो समझ आ जाएगा। टोटल कॉस्ट है मेरा 14600 और मेरा नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 14540। तो फिर मेरा वैल्यूएशन रूल क्या है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो फिर यहाँ पे लोअर कौन सा है बताओ? यहाँ पे लोअर कौन सा है? नावी। एनआरवी, राइट। तो फिर यहाँ पे एनआरवी, ग्रुप बेसिस में कौन सा करेंगे? एनआरवी कंसिडर करेंगे, विच इज 14,540। ओके, आइटम बाय आइटम बेसिस में कंसिडर करना पड़ेगा मुझे, एक इंडिविजुअल आइटम का जो है ना कॉस्ट और एनआरवी कंसिडर करना पड़ेगा। तो आ जाओ देखते हैं। कॉस्ट आके 2000 है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 1900 है, तो फिर बताओ क्या आएगा यहाँ पे आंसर? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, 1900, 1900। फिर उसके बाद 5000 और 5100, तो यहाँ पे आ जाएगा 5000। सिंपल है ना? समझ रहा है क्या? 4400 एंड 2990। यस। तो ये कैलकुलेट करो, 1900 प्लस 5000, 4400 प्लस 2990, कितना? 14290। दिस कम्स आउट टू बी 14290। तो यहाँ पे आ जाओ, मेरा जो है ना टोटल मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे 14290 आएगा और टोटल बेसिस पे 14540 आएगा। दोनों क्वेश्चन इजी था, वेरी सिंपल सिंपल क्वेश्चन। यस सर। देन कम्स, दूसरे में चलते आगे, आगे चलते हैं। अब चलो, यहाँ तो हमने पढ़ा कि एनआरवी कैसे कंप्यूट करेंगे। ठीक है सर, एनआरवी तो कंप्यूट करना सीख गए। अब समझो एनआरवी क्या होता है कि कोई भी सेलर अगर वो उसका प्रोडक्ट बेचेगा तो वो जो अमाउंट रियलाइज कर पाएगा, यानी कितना अमाउंट रियलाइज कर पाएगा, वही अपन एनआरवी कंसिडर करते हैं। समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पीपी लिमिटेड है, नहीं यहाँ पे जो है ना पीपी लिमिटेड नहीं, चंपा लिमिटेड है, चंपा। ठीक है, चंपा लिमिटेड है, बड़ा बिजनेस है, ओके। देन यहाँ पे ये जो है ना पीपी लिमिटेड के साथ क्या कर रहा है? पीपी लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? कि इन फ्यूचर, इन फ्यूचर, समझो विद इन अ मंथ और विद इन 2 मंथ्स, विद इन 1 मंथ, जो भी है, यहाँ पे चंपा लिमिटेड विल प्रोवाइड क्या? कोई भी एक इन्वेंट्री समझ लो, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, कपड़ों का कोई भी एक इन्वेंट्री, फॉर रुपीज 10 रुपीज। ठीक है, 10 रुपीज का पर यूनिट, हाँ, 10 यूनिट्स, 10 रुपीज पर यूनिट। और इसका कॉस्ट जो है, कॉस्ट इज रुपीज 9 पर यूनिट। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कि चंपा लिमिटेड ने क्या किया, पीपी लिमिटेड को जो है, पीपी लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट हो गया कि चंपा लिमिटेड जो है ना वो उसके जो भी प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट, वो किसको देगी? पीपी लिमिटेड को देगी। ठीक है, पीपी लिमिटेड को देगी फॉर रुपीज 10 और कॉस्ट आके 9। बट चंपा लिमिटेड जो है ना ये मार्केट में कितने के बेचता है? मार्केट में इसका जो है ना बेचने का दाम है 12 पर यूनिट। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मार्केट में ये नॉर्मली 12 रुपीज का बेचता है। ठीक है, बट यहाँ पे फॉर प्रोडक्ट दोनों के बीच में दोस्ती अच्छा है, तो फिर बहुत अच्छा अच्छा दोस्ती है, तो फिर उस केस में क्या करे कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 10 रुपीज पे इन्वेंट्री उसको प्रोवाइड कर देगा, जो भी इन्वेंट्री या फिर जो भी मटेरियल है, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ मुझे एनआरवी कौन सा कंसिडर करना चाहिए सर? ओह शिट मैन, तो कहाँ पे थे हम? यहाँ पे था कि चंपा लिमिटेड ने पीपी लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है, सॉरी,
फाइनल प्रोडक्ट है, पीपी लिमिटेड को दे देगा कितना, 10 रुपीज पर यूनिट में। इसका कॉस्ट कितना है, 9 रुपीज, और ये नॉर्मली मार्केट में कितने में बेचता है, 12 रुपीज। तो यहाँ पे मेरा पास क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे एनआरवी क्या कंसिडर करूँ सर, एनआरवी क्या कंसिडर करूँ, जो 10 रुपीज में दे रहा है वो कंसिडर करूँ, या फिर 12 रुपीज दे रहा है वो कंसिडर करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इशू रिजॉल्व हो गया। क्या सर, कि इन डेज टू जो है ना वो क्या बोलता है, इन केस अगर हम कॉन्ट्रैक्ट किया है, इन केस हमने कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ किए है कि कॉन्ट्रैक्ट में हम बेचेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में हम बेचेंगे, तो यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्या, कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, विच एवर इज लोअर कंसिडर करके हम अकाउंटिंग करेंगे। समझा क्या बोला, कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो फिर यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्ट सेल यूनिट्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट सेल यूनिट्स के लिए कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। यहाँ पे एनआरवी जो हम कंसिडर करते हैं उसके जगह में हम क्या कंसिडर करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। समझो सर, इन केस इन बिटवीन जो है ना, इन बिटवीन ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, इन बिटवीन ये जो कॉन्ट्रैक्ट था इनके दोनों के बीच में, ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। अब कैंसिल जब होगा तो फिर उस केस में क्या करूंगा, उस टाइम में तो फिर जो भी मेरा एनआरवी है मार्केट में, जो एनआरवी है, जो भी जब मेरा इन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, तब जो भी मेरा मार्केट में एनआरवी है वो एनआरवी के बेसिस में अकाउंटिंग करूंगा। यानी क्या, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को एलिमिनेट करो, और जो मेरा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, नॉर्मल रूल लगेगा। बट इन केस अगर कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में अगर कुछ हम कोई ऐसा सेल कर रहे हैं, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में सर कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विच एवर इज लोअर ले लेंगे। समझा ये चीज, कोई डाउट है इसमें। यहाँ पे आगे नोट पे देखो क्या बोल रहे हैं कि नॉर्मल एनआरवी विच इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग एनआरवी विल नॉट अफेक्ट द वैल्यूएशन। कोई भी नॉर्मल एनआरवी अफेक्ट नहीं करेगा, यानी जो मार्केट में चल रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में हम दोनों डिसाइड कर लिया कि इतना रुपए में हम बेचेंगे करके। ठीक है, तो उस केस में क्या, वही कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के बेसिस पे करेंगे। तो यहाँ पे एक और डाउट आ सकता है, सर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग बेच देंगे ना। बट यहाँ पे इशू कब आएगा, कॉन्ट्रैक्ट किया हमने, कब किया कॉन्ट्रैक्ट, समझो यहाँ पे 1 फेब को कॉन्ट्रैक्ट किया, और 31st मार्च जो है ना यहाँ पे बीच पे आ रहा है, और यहाँ पे 30th अप्रैल को मेरा डिलीवरेबल है। इशू समझ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ, कि 1 अप्रैल को मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, और 30th अप्रैल को मुझे क्या करना है, मेरा जो इन्वेंट्री है उसको डिलीवर करना है। बीच पे 31st मार्च आ गया, बराबर, बीच में 31st मार्च आ गया। अब 31st मार्च में मेरा बुक्स में, मेरे बुक्स में यहाँ पे इन्वेंट्री तो ओपन दिखेगा ना, मेरे बुक्स में इन्वेंट्री तो दिखेगा ना। बट ये जो इन्वेंट्री है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड है, कि कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है ऑलरेडी कि ये इन्वेंट्री इस पर्टिकुलर इंसान को देगा, इतना रुपए में देगा करके। तो तब मुझे क्या करना है, तब मुझे करना है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट, और यहाँ पे एनआरवी आएगा क्या, कॉन्ट्रैक्ट के नहीं, तो फिर यहाँ पे आएगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। इज दैट क्लियर, कोई डाउट है क्या इसमें, बताओ। No, sir. हम्म, आगे क्या बोल रहा है, इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसिलेशन of the contract due to heavy decline in the market price, then we can value the goods on the basis of normal valuation। अभी बताया था ना, अगर कैंसिल हुआ या फिर कोई भी रीजन से वजह से कैंसिल हुआ, तो फिर मेरा नॉर्मल रूल क्या, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर कर दूंगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लिए क्या, एक एग्जांपल लेते हैं अपन, इजी हो जाएगा तुमको समझने। इसके बाद एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। समझो फॉर एग्जांपल पीपी लिमिटेड है, पीपी लिमिटेड, और पीपी लिमिटेड किस में डील कर रहा है, पीपी लिमिटेड, गुड्स बताओ, कोई गुड्स ऐसा, आलू में डील कर रहा है समझो, आलू लिमिटेड, सॉरी आलू लिमिटेड नहीं, आलू में डील कर रहा है, आलू मतलब पोटैटो बेचता है। ठीक है, और पोटैटो बेचता है, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया विथ, इसके साथ, भूमि लिमिटेड के साथ, भूमि लिमिटेड के साथ कितना, कितना कितना कितना, 50 केजीज प्रोवाइड करेगा करके। ठीक है, और यहाँ पे इसके पास कितना, 100 केजीज है, कितना है, 100 केजीज है। अब बचा भी है ना, कॉन्ट्रैक्ट किया 50 केजीज, एट द रेट ₹5 दे देगा। ठीक है, एट द रेट कितना, ₹5 दे देगा, और नॉर्मल सेलिंग प्राइस इसका क्या है, 10, इसका है ₹10। तो बताओ यहाँ पे, और इसका कॉस्ट जो बढ़ रहा है, इसका कॉस्ट इज ₹4। हम्म, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, पर केजी, हाँ।
पर केजी, रुपीज पर केजी। यहाँ पे बहुत छोटा छोटा अमाउंट लिया फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, पीपी लिमिटेड, भूमि लिमिटेड के साथ क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि 50 केजेस जो है ना, 5 रुपीज पर केजी में प्रोवाइड कर देगा। इसका कॉस्ट इज 4 रुपीज एंड नॉर्मल सेलिंग प्राइस इज 10 रुपीज। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा हटा देता हूँ, 3 ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 3 ले लेता हूँ, 3 रुपए में प्रोवाइड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। अब बताओ, फर्स्ट थिंग मुझे वैल्यूएशन करना है इन्वेंट्री का। मुझे क्या करना है, इन्वेंट्री का क्लोजिंग स्टॉक निकलना है। क्लोजिंग स्टॉक, सबसे पहला अगर कॉन्ट्रैक्ट यूनिट्स है तो कॉन्ट्रैक्ट यूनिट्स के केस में क्या करूंगा, बताओ क्या करूंगा, कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। यहाँ पे विच एवर इज लोअर ले लूंगा ना। Yes, sir. यहाँ पे कॉस्ट कितना है बताओ, कॉस्ट इज रुपीज 4, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है ना, लॉस में भेज रहा हूँ मैं इसको, रुपीज 3 पर केजी। कौन सा ले लूंगा बताओ, कौन सा प्राइस लूंगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लूंगा, कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विच एवर इज लोअर ले देते हैं। तो फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट यूनिट्स का मेरा क्लोजिंग स्टॉक बनेगा रुपीज 3 इंटू 50 केजेस, पूरा का पूरा मेरे बुक्स में ही पड़ा है, तो फिर कितना आया, रुपीज 150। ओके। देन उसके बाद बचा जो 50 यूनिट्स है, रिमेनिंग 50 यूनिट्स जो है उसके कौन से बेसिस में करेंगे बताओ, रिमेनिंग 50 यूनिट्स कौन से बेसिस में करेंगे, 50 केजेस, हाँ, रिमेनिंग 50 केजेस, रिमेनिंग 50 केजेस हम किसके बेसिस में करेंगे, कॉस्ट और एनआरवी। क्यों, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टेड यूनिट्स नहीं है। Contract. हम्म, तो फिर यहाँ पे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट बताओ कितना है, 4 रुपए। क्या हो गया इसको, 1 मिनट। रिमेनिंग 50 केजेस, इसका कॉस्ट कितना है, रुपीज 4, और इसका एनआरवी यानी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस वगैरह सब कुछ करने के बाद, एनआरवी समझो 10 रुपीज ना, यहाँ पे कितना, 10। यहाँ पे इसको एनआरवी समझ लो, अज्यूम कर लो, इसमें से सेलिंग कॉस्ट वगैरह लेस करना होता है। तो फिर विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर क्या है, कॉस्ट है रुपीज 4 का इंटू 50, तो फिर ये आ जाएगा मेरा 20 नहीं, 200, रुपीज 200। तो मेरा टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया, कॉन्ट्रैक्ट यूनिट्स का रुपीज 150, और मेरा यहाँ पे नॉर्मल यूनिट्स का 200, विच इज टोटल अबाउट टू 350। यस नो, समझा कि नहीं बताओ, यू गॉट इट और नो। Yes, sir. चलो, लेट्स कम ऑन टू द क्वेश्चंस। एंड क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन इसके ऊपर है, Uh, तो Sir, वो क्वेश्चन, हाँ but is बोलो। it possible कि they do contract at less than cost? नहीं नहीं, एग्जाम्पल फॉर द पर्पस ऑफ अजम्पशन मैंने लिया, लेकिन यहाँ Hmm. पे अभी डिपेंड करता है ना, बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर प्रॉफिटेबल है और मोनोपोली चला रहा तो फिर ज्यादा में बेचेगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो फिर वो ट्राई करेगा अप टू कॉस्ट बेचने। मैं तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉस्ट से कम लिया यहाँ पे, ठीक है, ऐसा फिक्स नहीं है Okay, कि sir. ये ले लेंगे करके। हाँ यही क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 14। जस्ट रीड दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही ऐसा यूनिक क्वेश्चन है। Done, sir. डन।
आ जाओ। क्वेश्चन बाबू क्या बोल रहा है? एट द एंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर के एंड में, कंपनी हैज 100 यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड रिकॉर्डेड एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ 10 पर यूनिट। यानी क्या बोल रहा है, कंपनी पी के पास 100 यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री है। कितना? कैरिंग अमाउंट उसका 10 है। द करंट मार्केट प्राइस इज 8 पर यूनिट एट विच दीज यूनिट्स कैन बी सोल्ड। कि करंट मार्केट प्राइस में कितना चल रहा है? 8। मेरा कॉस्ट है 10, और कॉस्ट नहीं, मेरा कैरिंग अमाउंट है 10, और मेरा करंट मार्केट प्राइस 8 पे चल रहा है। कंपनी पी हैज फर्म सेल्स कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी क्यू, यानी कंपनी पी का कॉन्ट्रैक्ट है क्यू के साथ, टू सेल 60 यूनिट्स एट 11 पर यूनिट। ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, मेरे पास 100 यूनिट्स है, 100 यूनिट्स में से 60 यूनिट्स जो है ना, वो क्यू को सेल करूंगा कितना? 11 पर यूनिट में। विच कुड नॉट बी सेटल, विच कैन नॉट बी सेटल्ड। सेटल्ड यानी क्या? यहाँ पे बोल रहे हैं एट द डेट एज ऑन 31 मार्च, यहाँ पे सेटल नहीं हो पाया। एस्टिमेटेड इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट ऑफ 7 पर यूनिट, डिटरमाइन द नेट एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री पी। ठीक है, एनआरवी पी का जो है ना, एस्टिमेटेड इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट, एक मिनट, यहाँ पे जो है ना, हम्म, ये वाला जो है 7 रुपीज नहीं है, एस्टिमेटेड इंक्रीमेंटल, यहाँ पे 1 रुपी है, 1 रुपया है। ठीक है। डिटरमाइन दी एनआरवी ऑफ दी प्रोडक्ट पी, सही कंपनी पी इन्वेंट्री, ये वैल्यू निकालना है। तो बताओ यहाँ पे 100 यूनिट से मेरा टोटल 100 यूनिट से, इसमें से 60 यूनिट्स किसको बेचूंगा मैं? इसमें से 60 यूनिट्स बेचूंगा मैं कंपनी पी को। ठीक है। ये आ गया कंपनी पी, सॉरी कंपनी क्यू ना, कंपनी क्यू। और 40 यूनिट्स जो है ना मेरा इसमें पड़ा है, बराबर। 40 यूनिट्स है मेरा इसमें पड़ा है, किसमें? मेरा इन्वेंट्री में ऑलरेडी पड़ा है। ये कॉन्ट्रैक्ट यूनिट्स का सेलिंग प्राइस कितना समझा उन्होंने? सेलिंग प्राइस 11 रुपीज बताया ना, कॉन्ट्रैक्टेड यूनिट्स का 11 रुपीज है। और इंक्रीमेंटल सेलिंग प्राइस है, इंक्रीमेंटल सेलिंग का कॉस्ट जो है ना, वो 1 रुपीज है। एनआरवी कैसे कंप्यूट करते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस हम क्या करेंगे, उसमें से हम सेलिंग कॉस्ट जो है ना वो लेस कर देंगे। यस नो? तो यहाँ पे एनआरवी कैसे कंप्यूट करेंगे सर? मेरे पास 11 रुपीज का सेलिंग प्राइस है, माइनस इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट कितना है? 1 रुपीज। तो फिर यहाँ पे मेरा 10 आ जाएगा। यस नो? फिर उसके बाद इसका एनआरवी कैसे निकलेंगे? इसका एनआरवी हमें पता नहीं है, मतलब मुझे इसका सेलिंग कॉस्ट पता नहीं है। अच्छा, करंट मार्केट प्राइस पता है मुझे, हाँ पता है, 8 रुपीज है। ठीक है। ये 40 यूनिट्स का 8 रुपीज दिया है, तो 8 रुपीज माइनस 1 इज 7। यस नो? बताओ बताओ बताओ। यस सर। हम्म। अब इसका वैल्यूएशन करके बताओ कितना आएगा, कंप्यूट करके बताओ। इसका कहीं भी कॉस्ट दिया है क्या क्वेश्चन में? इन्वेंट्री हैंडेड आउट अमाउंट, कैरिंग अमाउंट ऑफ 10, कैरिंग अमाउंट यानी बुक वैल्यू है ये। अच्छा, वैसे भी देखे जाए, अगर कैरिंग अमाउंट उसको कॉस्ट अज्यूम करता हूँ, इसको मैं 10 रुपीज को कॉस्ट अज्यूम करता हूँ, तो फिर वैल्यूएशन रूल लगा के देखो। सबसे पहले 60 यूनिट्स का, 60 यूनिट्स का कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट जो है मेरा 10 पर यूनिट है, और बुक्स में भी 10 दिख रहा है, तो फिर इसी को मल्टीप्लाई कर लूंगा 60 से, सेम टू सेम। तो फिर 10 + 60, 600 आ गया। देन उसके बाद मैं देखूंगा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर किसके लिए बचा? 40 के लिए। कॉस्ट समझो 10 रुपीज है यहाँ पे, कॉस्ट 10 रुपीज है, और यहाँ पे मेरा एनआरवी 7 है। तो फिर विच एवर इज लोअर 7 के बेसिस में करेंगे, इंटू 40 यूनिट्स। तो कितना आएगा? 10, ये तो हो गया 7 इंटू 40 यूनिट्स, 280। 280। तो मेरा टोटल 880 आ गया। समझा क्या बोला? पक्का क्लियर है? हम्म, समझा क्या यस। बोला? इसको सिंपली सॉल्व करना है अपने को। फर्स्ट क्या करेंगे हम? फर्स्ट मुझे एनआरवी निकालना है, तो फिर यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, कंप्यूटेशन मतलब सॉल्व कैसे करना है एग्जाम में, कंप्यूटेशन ऑफ एनआरवी ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड यूनिट्स एंड रिमेनिंग यूनिट्स, ऐसा। ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टेड वाला निकलेंगे। कितना है कॉन्ट्रैक्टेड का? 12 रुपीज मेरा ये सेलिंग प्राइस है, रुपीज 1 जो है मेरा सेलिंग कॉस्ट है, तो फिर रुपीज 10 आ गया। देन सेकेंड वाला आएगा रिमेनिंग वाला पार्ट। रिमेनिंग वाला पार्ट में कैसे करेंगे? मेरा यहाँ पे
रिमेनिंग वाला पार्ट 8 रुपीज मेरा सेलिंग प्राइस है, -1 इज माई इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट, तो फिर यहाँ पे आ गया 7। ठीक है। और फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट आएगा कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 600 से, और सॉरी 60 था ना, 60 और 40 से, और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये इलस्ट्रेशन नंबर 13 रीड कर लो फटाफट, 6 मिनट बचा है सेशन का। ओके सर। होप यूट्यूब पीपल हुएवर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब आपको समझ रहा है जो भी पढ़ा रहा हूँ, और समझ रहा है तो फिर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ये पर्टिकुलर लेक्चर्स। नोट सारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लो। डन सर। डन। तो आ जाओ। ABC Limited manufactures and sells paper envelopes. The stock of envelopes was included in the closing inventory as at 31st March H1। अच्छा, तो यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है? सेलिंग, सेल्स पेपर एनवेलप्स मैन्युफैक्चर कर रहा है और सेल भी करता है, और स्टॉक में जो है ना एनवेलप्स इंक्लूडेड है। ठीक है। एट अ कॉस्ट ऑफ 50 पर पैकेट। यहाँ पे यानी क्या बोल रहा है कि कॉस्ट में 50 रुपीज उसका कॉस्ट, एक पर्टिकुलर इन्वेंट पेपर एनवेलप का 50 पर पैक है। ड्यूरिंग द फाइनल ऑडिट द ऑडिटर्स नोटेड दैट सब्सिक्वेंट सेल प्राइस ऑफ द इन्वेंटरी एज एट 15th April टू X1 was 40 पर पैकेट। यानी कि 31st दिसंबर में मेरा जो कॉस्ट था वो 50 था। ठीक है। सब्सिक्वेंटली 31st के बाद जो है ना 15th April को 40 पर पैक हो गया। सेलिंग प्राइसेस का क्या है? सेलिंग प्राइस। ओके। Furthermore, inquiries reveal that during the physical stock take, a water leakage has created a damage to the paper and the glue. Okay. Accordingly, in the following week, ABC Limited spent 15 rupees per packet for repairing the or reapplying the glue to the envelopes. Calculate net realizable value and inventory. Write down amount। अच्छा, तो यहाँ पे पूरा केस क्या बोल रहा है? सिंपली यहाँ पे ABC लिमिटेड जो है ना वो सेल करता है पेपर एनवेलप्स। इसका कॉस्ट कितना है? इसका कॉस्ट है ₹50। ठीक है। और इसका सेलिंग प्राइस लिया है। अब यहाँ पे आता है सेलिंग प्राइस ऑन 15, कितना है? 15 अप्रैल ना। यहाँ पे इंडेस बीच में आएगा। इंडेस उंगली लगाएगा। इंडेस क्या है? इंडेस 10। इंडेस 10। इंडेस 10 जो है ना आफ्टर बैलेंस शीट डेट जो है ना, जो इवेंट्स अकर होता है उसको क्या अकाउंटिंग करेंगे? आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इसमें भी क्या होगा इन टर्म में कि अगर 31 मार्च के बाद बुक्स क्लोज होता है, 31 मार्च को बुक्स क्लोज होगा, उसके बाद कोई भी ऐसा इवेंट है तो मुझे वहां पे देखना होगा वो इवेंट एडजस्टिंग है मेरे बुक्स में या नहीं है। बराबर। अगर एडजस्टिंग है तो एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है। अगर एडजस्टिंग नहीं है तो फिर उसका डिस्क्लोजर दे दूंगा बुक्स में। ये सुना है ना? आफ्टर बैलेंस शीट इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट। हम्म। तो यहाँ पे वहां पे स्पेसिफिकली इन डेज 10 में बताया कि इन्वेंट्री एग्जिस्ट ऑन, मतलब एज ऑन 31st March 2000 जो भी है उस डेट में हम वैल्यू करेंगे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये क्या है? मुझे कॉस्ट भी पता है, एनआरवी भी पता है, बट सब्सिक्वेंटली सब्सिक्वेंटली कब? 31 मार्च को बुक क्लोज हो गया एंड बिफोर द बोर्ड रिपोर्ट, यानी बोर्ड मीटिंग के पहले तक जो भी है ना कोई भी ऐसा इवेंट अकर होगा किसमें मेरा इन्वेंट्री का वैल्यू रिड्यूस होगा। मतलब क्या? इन्वेंट्री का वैल्यू रिड्यूस होगा, मेरा एनआरवी कम होगा, तो वो वैल्यू एडजस्टिंग इवेंट होगा। क्या होगा? एडजस्टिंग इवेंट। तो एडजस्टिंग इवेंट को कंसिडर करके हम अकाउंटिंग करेंगे। समझा क्या बोला? ₹40। यहाँ पे इसका क्या है? 40। हेलो। ओके, आगे क्या बोल रहा है? आगे इसका जो है ना डैमेज हुआ। हेलो। डैमेज कितने यस का सर। हुआ? डैमेज पेपर में हुआ, पेपर ड्यू टू वाटर लीकेज। अब वाटर लीकेज की वजह से हुआ, तो ये बताओ मुझे कि वाटर लीकेज जो है ना ये मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होगा क्या? नहीं ना। दिस इज नथिंग बट माई एबनॉर्मल लॉस। क्या है मेरा? तो ये एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं सर, नहीं करेंगे। इसको पीएनएल में चार्ज ऑफ करेंगे। सिंपल। एंड आगे क्या बोल रहा है कि एबीसी लिमिटेड हैज स्पेंट 15 पर पैकेट फॉर रिपेयरिंग ग्लू। यानी क्या? 15 रुपीज एडिशनल कॉस्ट इनकर किया फॉर द पर्पस ऑफ क्या? वो पेपर्स को सही करने के लिए 50 रुपीज, 15 रुपीज। तो फिर यहाँ पे बताओ क्या मैं एनआरवी निकाल सकता हूँ क्या?
मेरा सेलिंग प्राइस है 40, और 15 रुपीज मैंने एडिशनल कॉस्ट इनकर किया। 15 रुपीज मैंने एडिशनल कॉस्ट इनकर किया। तो फिर यहाँ पे बताओ एनआरवी मेरा पर प्रोडक्ट का 25 रुपीज हो गया। यस नो? 25 रुपीज हो गया। एनआरवी समझा क्या बोला? यस। हम्म। और उसके बाद अब वैल्यूएशन आ जाएगा। क्या आएगा सर? वैल्यूएशन कहाँ पे लिखूं? ऊपर लिखूं क्या? हम्म। यहाँ पे समझो। अब वैल्यू करूंगा मैं। वैल्यूएशन किसके बेसिस में करूंगा वैल्यूएशन बताओ? कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर। अच्छा, 1 मिनट भी बचा है। कॉस्ट बताओ मेरा कितना है? 50 रुपीज। यस नो? एनआरवी 25, विच एवर इज लोअर कितना आएगा? 25। 25। तो 25 के बेसिस पे मैं वैल्यू करूंगा। ठीक है। और जो भी डिफरेंस है कॉस्ट के बीच में, कॉस्ट 50 है मेरा, रुपीज 25 मेरा यहाँ पे एनआरवी था। 25 रुपीज का लॉस है ना? 25 रुपीज का लॉस है ना? मैं एनआरवी में 25 रुपीज में बुक्स में दिखा रहा हूँ, और 25 रुपीज का लॉस है। ये 25 रुपीज का मैं लॉस जो है ना, इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है। इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा। इसका लिख के करते हैं हम, थोड़ा किचबिच है। तो नेक्स्ट सेशन में करते हैं, न्यू सेशन क्रिएट करते हैं। 5 मिनट का ब्रेक ले लो और न्यू सेशन क्रिएट कर लो। ठीक है। यस। हेलो। क्या हो रहा है इसको? यस सर। हम्म, ये है इलास्ट्रेशन नंबर 13, और इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो फिर फर्स्ट सबसे पहले चीज क्या दिया है यहाँ पे? मुझे इसका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पता है, विच इज अ पेपर। तो यहाँ पे इसका रुपीज 50 है। सेलिंग प्राइस ऑन 15 अप्रैल जो है ना, मुझे पता है, ये है रुपीज 40। और यहाँ पे एब नॉर्मल लॉसेज हुआ है, ड्यू टू विच एडिशनल कॉस्ट इनकर करना पड़ा, विच इज रुपीज 15। ठीक है। 15 रुपीज एडिशनली मुझे इनकर करना पड़ा। ओके। अब बताओ यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ एनआरवी। एनआरवी कैसा निकलेगा सर? 40 रुपीज मेरा सेलिंग प्राइस है। अब ये 40 रुपीज एज ऑन 15 मार्च 2000, 15 अप्रैल है ना, 15 अप्रैल 2000 X1 है। तो सर यहाँ पे 15 अप्रैल का क्यों कंसिडर कर रहे हैं? हमारा तो ईयर एंड होता है 31 मार्च, बराबर। तो फिर 15 अप्रैल का क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पे इंडेस्टिन बोलता है कि इन केस अगर इन्वेंट्री का जो वैल्यूम है ना, एनआरवी में या सेलिंग प्राइस में, अगर कुछ सब्सिक्वेंटली चेंज आता है, 31 मार्च के बाद कुछ चेंज आएगा, तो उस केस में वो एडजस्टिंग इवेंट होगा, और वो एडजस्टिंग इवेंट हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, उसको कंसिडर करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 40 रुपीज कंसिडर किया। ठीक है। और यहाँ पे एडिशनल कॉस्ट इनकर करा कितना? रुपीज 15। तो टोटल हो गया मेरा 25। तो मेरा एनआरवी कितना आ गया? 25 सर। सेकेंड, कॉस्ट मुझे पता है कि सर, यस रुपीज 15। यस रुपीज 50। ठीक है। 50, और यहाँ पे सर आई मेरा हैव अ वैल्यू। क्या? बोलो। डाउट। सर वो हम्म। 15 रुपीज जो कॉस्ट है, हमने अभी लाइक बोला था कि वो हम्म। अब नॉर्मल नॉर्मल लॉस है ना? एबनॉर्मल तो लॉस उसके रहेगा, ये रिलेटेड लॉस नहीं है ना। ये एडिशनल कॉस्ट इनकर कर रहा हूँ मैं। एडिशनल कॉस्ट इनकर कर रहा हूँ, मेरा जो ये है क्या बोलते हैं, मेरा इन्वेंट्री है, उसको सही करने के लिए। अगर यहाँ पे मुझे एबनॉर्मल लॉस का कुछ कॉस्ट दिया होगा,
यानी वो पर्टिकुलर इन्वेंट्री का वैसे निकाल लेंगे हम अभी यहाँ पे 25 रुपीज जो भी है ना डिफरेंस, वो वैल्यूएशन लॉस है। हम्म। लेकिन यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस का कोई ऐसा कुछ स्पेसिफिक अमाउंट नहीं दिया है। अगर वो देता हम कंसिडर नहीं करते। लेकिन यहाँ पे एनआरवी के लिए जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री के एडिशनल कॉस्ट जो इनकर करेंगे वो कंसिडर करेंगे ना हम एनआरवी के कंप्यूटेशन में। तो सपोज इफ नॉर्मल लॉस अगर दिया होता हम्म। इन केस ऑफ अबनॉर्मल, तो वो हम्म। नॉर्मल लॉस हम कहाँ एडजस्ट करते हैं इसमें? इन केस नॉर्मल लॉस दिया होता तो हम कॉस्ट में एडजस्ट कर लेंगे ना। कॉस्ट में कंसिडर करते हैं ना नॉर्मल लॉस तो। नॉर्मल लॉस क्या है, हम्म। सिंपली अपने बिजनेस में अगर समझो कोई भी ऐसा नॉर्मल ऑयल, ये सीमेंट प्लास्टरिंग देखते हो ना, और जो वॉल्स को प्लास्टर करते हैं, यस। उसमें थोड़ा थोड़ा सीमेंट नीचे गिर जाता है, विच इज अ कॉमन थिंग ना। हाँ। विच इज अ कॉमन थिंग। तो फिर ये जो yes। है ना, मुझे पता है कि अगर मैं समझो 100 केजीज का, 100 केजीज का सीमेंट ले रहा हूँ, तो उसमें से मुझे 20 जो है ना, 20 केजीज का, 20 केजीज बहुत ज्यादा बोल रहा, 10 केजीज लॉस होने वाला है, मुझे पता है। तो फिर यहाँ पे हम क्या करते, हम्म। ये 20 केजीज का सेपरेट नहीं करते कॉस्ट, सेपरेट नहीं करते, 100 केजीज का टोटल कंसिडर करेंगे हम। ये हुआ नॉर्मल लॉस। ये हुआ मेरा नॉर्मल लॉस कि 100 केजीज का समझो 10,000 है, तो टोटल 10,000 हम कंसिडर करेंगे। बट समझो यहाँ पे 100 केजीज है, इसमें से मेरा 30 केजीज ऐसे ही चलेगा, कैसे चलेगा ऐसा, रोड एक्सीडेंट की वजह से, समझो रोड एक्सीडेंट की वजह से चला गया। तो ये क्या है, मेरा एबनॉर्मल लॉस है। अब एबनॉर्मल लॉस में ये टोटल 10,000 था, इसका 3,000 है, इसका 3,000 है समझो। तो फिर यहाँ पे ये 3,000 को हमारे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में कंसिडर नहीं करेंगे। इन शॉर्ट मेरा जो यहाँ पे इन्वेंट्री होगा वो 7,000 का ही होगा। बट यहाँ पे मेरा 10,000 का होगा। तो इन्वेंट्री का जो नॉर्मल लॉस है वो कंसिडर करेंगे अपने इन्वेंट्री की कॉस्ट में। यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस है तो कंसिडर नहीं करेंगे, सिंपल। समझा क्या बोला? ओके। हाँ। तो यहाँ पे वैल्यूएशन की रूल के हिसाब से क्या था, कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा ₹25। एनआरवी क्यों, क्योंकि एनआरवी कम है। ठीक है। और यहाँ पे जो भी डिफरेंस है, दैट इज ₹50 माइनस 25। तो ₹25 हो गए ना। अब ये ₹25 का लॉस विल बी एक्सपेंस्ड ऑफ टू P&L। ठीक है। ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 13। अब आ जाओ, एक और क्वेश्चन देखना है हमें। इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग। हम्म हम्म हम्म। यहाँ नहीं है। ये तो हो गया ना। हम्म। अच्छा, ये क्वेश्चन देख लो, इलस्ट्रेशन नंबर 12। इजी वाला क्वेश्चन है, एक बार रीड कर लो। डन सर। डन। तो यहाँ पे बताओ कि कौन से कॉस्ट इंक्लूड करेंगे, कौन से कॉस्ट एक्सपेंस ऑफ करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेदर दी फॉलोइंग कॉस्ट शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग एनआरवी ऑफ द इन्वेंटरीज। एनआरवी जब कंप्यूट करेंगे हम, तो उस केस में ये जो कॉस्ट है, या फिर ये जो कंपोनेंट दिया है वो कंसिडर करेंगे क्या नहीं। कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, यानी क्या, हम एनआरवी कंप्यूट करने के टाइम में, कौन सा एनआरवी कंप्यूट करने के टाइम में सर, एनआरवी ऑफ WIP कंप्यूट करने के टाइम में हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस लेते हैं उसका, फाइनल प्रोडक्ट का, या फिर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेते हैं ना, कि मुझे पता नहीं है इसका सेलिंग प्राइस लेकिन एक्सपेक्टेड कितना होगा, लेस कर देंगे, सेलिंग कॉस्ट लेस कर देते ना। ये तो ठीक है, ये तो पता है। लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन अपन ये करते हैं, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ
कंप्लीशन। यस नो? ठीक है। एक्सपेक्टेड Yes. कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन हम कंसिडर करते हैं, यानी क्या कि जो एडिशनल कॉस्ट लगने वाला है मुझे उस पर्टिकुलर इन्वेंट्री को बनाने हैं, वो लेस करते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ WIP, ये जो है ना एडिशनल कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है, तो फिर क्या ये कंसिडर करेंगे कि नहीं? यस नो बताओ? कंप्यूट करने, NRV के कंप्यूट Yes. करने में, यस, सिंपल। ठीक है। देन कम्स ट्रेड डिस्काउंट। ओ माय गॉड, ट्रेड डिस्काउंट एक्सपेक्टेड टू बी फॉल अलाउड ऑन द सेल। बोलो। ट्रेड करेंगे। डिस्काउंट, यस। फिर उसके बाद कैश डिस्काउंट। No. नो, सिंपल। ये रीड कर लेना एग्जाम, सॉरी क्वेश्चन होमवर्क में रीड कर लेना। ठीक है। ये तो कॉस्ट फॉर्मूला आ गया, एक और क्वेश्चन था यार, एक मिनट, कहाँ गया वो क्वेश्चन? अच्छा, ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5। कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं उठा रहा, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन, कंसेप्ट फिर क्वेश्चन, वैसे ही कर रहे हैं हम। ये क्वेश्चन पहले कराना था बट यहाँ पे रह गया था, तो फिर अभी कर लो। कॉस्ट कंप्यूटेशन हमने सीखा था कि कॉस्ट कंप्यूटेशन में हम कौन सी कॉस्ट इंक्लूड करेंगे, वही क्वेश्चन है ये। देख लो एक बार क्वेश्चन। Yes, sir. Done. डन, कंप्यूट कर पाओगे? सिंपल है ना क्वेश्चन। शार्प ट्रेडिंग INC Yes. purchases motorcycle from various countries and exports them to Europe. Sharp trading has incurred these expenses. ये सारे expenses का incur क्या है? बोलो, कॉस्ट और परचेज इंक्लूड करेंगे या नहीं? हम्म, करेंगे। Yes. ट्रेड डिस्काउंट को लेस करेंगे या नहीं? ट्रेड करेंगे। डिस्काउंट, हाँ। इंपोर्ट ड्यूटीज को ऐड करेंगे। Yes. फ्रैट को करेंगे सर। अदर हैंडलिंग कॉस्ट भी कर लेंगे। सैलरीज ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, बोलो बोलो, सैलरीज और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इंक्लूड करेंगे या नहीं? नहीं। नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो है ना प्रोडक्ट के रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? मोटरसाइकिल्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, मोटरसाइकिल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो है ना एक्सपोर्ट के रिलेटेड काम, मतलब स्पेसिफिक नहीं कर रहा है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है जिसमें हमारा पूरा बिजनेस का अकाउंटिंग करता है, ठीक है, इसको नहीं करेंगे। देन ब्रोकरेज कमीशन पेबल टू इन इंडेंटिंग फॉर अरेंजिंग इम्पोर्ट्स ऑफ 300। इंडेंटिंग एजेंट का कोई भी कॉस्ट इनकर करेंगे तो क्या वो कॉस्ट हम इंक्लूड करते हैं क्या नहीं? हम देखे थे शायद इंडेंटिंग एजेंट का। करेंगे। करेंगे, यस, वेरी गुड। अब इंडेंटिंग एजेंट क्या है सर? हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तुम सिंपल टर्म्स में, ये जो हम घर बाय करने जाते हैं, घर बाय करने जाते हैं ना, तो फिर उस केस में वो ब्रोकर आता है, और ब्रोकर जो है ना बोलता है कि सर देखो, 1 लाख रुपए का फ्लैट, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ रुपए का फ्लैट है, इसमें से 1 लाख मुझे कमीशन देना पड़ेगा। ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या है, ये क्या कर रहा है, मेरे बाइंग प्रोसेस इजी कर रहा है ना, ये मेरा बाइंग प्रोसेस इजी कर रहा है, इसको बोलते हैं इंडेंटिंग एजेंट। या फिर इसको बोल सकते हैं हम बाइंग कमीशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? क्यों नहीं हो रहा, हाँ, इसको क्या बोल सकते हैं हम? बाइंग कमीशन भी बोल सकते हैं सर। तो फिर इसका कॉस्ट इंक्लूड करेंगे। चलो। फिर उसके बाद सेल्स कमीशन पेबल टू सेल्स एजेंट। सेल्स एजेंट को मैंने पे किया, क्या ये इंक्लूड करूंगा क्या? नो सर। नो, वेरी गुड। आफ्टर सेल्स वारंटी, ऑब्वियसली नो। फिर उसके बाद सीकिंग योर एडवाइस, नो। विच ऑफ द अबव आइटम्स इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड वांट्स टू कैलकुलेट। आज फटाफट फटाफट 2 मिनट में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ परचेस आ जाएगा।
5 lakhs। फिर उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा ना सर? कितना है? 10,000। तुम फटाफट कैलसी में करके बता दो मुझे क्या आएगा। फिर इम्पोर्ट ड्यूटीज। इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी कितना है? 200। फिर उसके बाद फ्राइट आके कितना है? 250। फिर उसके बाद अदर हैंडलिंग कॉस्ट इज 100। ठीक है सर, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का नहीं लेंगे, लेकिन बाइंग कमीशन हम ऐड कर देंगे या इंडेंटिंग एजेंट का। बस इतना ही है ना? तो बताओ कितना आया कॉस्ट। 5 लाख में से मैं फोर 1 लाख लेस कर नाइन्टी दूंगा। हाँ, क्या फोर हुआ? नाइन्टी 850। 490 850, यहाँ पे कोई कॉस्ट एक्सक्लूड मतलब ये क्या क्या मैंने मिस आउट किया क्या? वो मेरा एक आंसर। लाख नहीं 10,000। हाँ, यस। 490 850, वेरी गुड। डन। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ेंगे। क्या याद तक समझ में आ गया? इजी था याद तक सर? यस सर। हम्म, अब मुझे बताओ, कभी इंटर में पढ़ा क्या फीफो लिफो? फिर उसके बाद वेटेड एवरेज। हम्म। यस। अब इन्वेंट्री को भी वैल्यू करना है, जो है ना, इन्वेंट्री को वैल्यू करना है, हम कॉस्टिंग फॉर्मूला यूज करता है वैल्यूएशन के लिए। हम क्या यूज करेंगे? कॉस्ट फॉर्मूलेस। अब यहाँ पे मेरे पास सिंपली बहुत सारे फॉर्मूला है, बहुत सारे इन द सेंस मेरा फीफो है लिफो है विच इज नॉन विच इज हिस्टोरिकल वाला। वे जो है ना अभी करंट में मुझे वैल्यू करना है इन द सेंस विद नॉन हिस्टोरिकल जो है ना, वो मेरे पास स्टैंडर्ड है, रिटेल है। फिर उसके बाद अगर स्पेसिफिक आइटम है, स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक कोई भी इन्वेंट्री है, उसके लिए मेरे पास स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है। अब मुझे ये सारी चीजें समझाना है, हम कॉस्ट फॉर्मूला में पढ़ेंगे। अब मुझे ये बताओ सिंपल आइडिया, फीफो मतलब क्या है, वेटेड एवरेज क्या है, और लीफो मतलब क्या है? बस ये थोड़ा बहुत बता दो मुझे, क्योंकि मुझे नहीं आता, भूल गया मैं। बोलो क्या है? FIFO is method by which we value inventory हम्म। on a like first come first basis. First inventories अच्छा। which came first, हम्म। we consider their cost हम्म। ओके। first by selling the inventory. ओके। And LIFO last and first out. ओके। ये जो लास्ट लेटेस्ट इन्वेंट्री आई है उसके कॉस्ट पे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं. ओके, वेरी गुड। और एंड weighted average of all the inventories हम्म। based on which we calculate closing stock. ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इन्वेंट्री को हम क्लासिफाई करेंगे। इन्वेंट्री, ठीक है, इन्वेंट्री विच इज इंटरचेंजेबल। इन्वेंट्री विच इज इंटरचेंजेबल यानी क्या सर? इंटरचेंजेबल यानी विच इज नॉर्मली हम कैसा एक जगह में दूसरा जगह ले सकते हैं, कोई भी दूसरा प्रोडक्ट। समझो मेरे पास 2 माउस है, यहाँ पे देखो 2 माउस दिख रहा है मेरा, 2 माउस। एक माउस की जगह में, क्या हुआ? हेलो? Yes, sir. आवाज आ रहा है ना मेरा? ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ, क्लियर है. ओके, तो फिर ये स्क्रीन बंद हो गया। हाँ. हम्म, तो मैं क्या बोल रहा था कि ये दोनों माउस है, ये माउस की जगह में ये माउस ले सकता हूँ, ये माउस की जगह में ये ले सकता हूँ। नॉर्मली जो भी एसेट जो है मेरा, सॉरी इन्वेंटरी जो है वो इंटरचेंजेबल है। अब इंटरचेंजेबल में मेरे 2 मेथड फॉलो कर सकता हूँ मैं। इंटरचेंजेबल में 2 मेथड, एक हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल और एक नॉन हिस्टोरिकल।
हिस्टोरिकल यानी क्या? सर मेरे पास इन्वेंट्री का बहुत ज्यादा ये रहता है, क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टॉक रहता है, इन्वेंट्री का बहुत ज्यादा स्टॉक होता है। तो फिर उस केस में मुझे समझ में नहीं आती कि कौन सा प्रोडक्ट को कैसा वैल्यू करूं। समझो, फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा स्टॉक का एग्जांपल दूं तो मैं, कोई भी ऐसा एग्जांपल आ रहा है क्या दिमाग में कि जो बहुत ज्यादा बल्कि में स्टॉक पड़ा रहता? हम्म। तो ऐसा कोई भी चीज जो बल्कि में स्टॉक पड़ा रहता और मुझे पता नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर कॉस्ट इन्वेंट्री का क्या वैल्यू होगा, मुझे पता नहीं होता है। ठीक है, उसका कॉस्ट चेंज होता होता है या फिर उसका एनआरवी चेंज होता रहता है। तो फिर उसके लिए हमारे इसमें दो दिया है, विच इज फीफो एंड वेटेड एवरेज। अच्छा, एक और चीज बता दूं यहाँ पे, लीफो वाला जो है ना वो अलाउड नहीं है इन्वेंट्री में, इंडेक्स टू के हिसाब से। लीफो वाला मॉडल अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है सर? ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल ही नहीं है ना। समझो आज मैं कोई भी चीज परचेस कर रहा हूँ और उसको बोल रहा हूँ कि लीफो बेसिस में उसको वैल्यू करेंगे, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी पहला चीज जो बिजनेस में आया उसको मैं पहले बेच दे रहा हूँ, उसको मैंने पहले बेच दिया। तो फिर मेरा जो लास्ट में जो फर्स्ट आया था सबसे पहला फर्स्ट इन्वेंट्री, वो तो ऐसा ही पड़ा रहेगा ना मेरे स्टॉक में। फर्स्ट जो आया वो स्टॉक क्लियर होगा ही नहीं ना, क्योंकि मैं हर बार परचेस करूंगा और हर बार बेचूंगा। तो जो लास्ट आएगा वो जाएगा पहले बार, बराबर। तो फिर ये जो है ना अलाउड नहीं है एज पर इंडियाज टू। ठीक है, बट यहाँ पे दो मॉडल फॉलो करेंगे हम, फीफो एंड वेटेड एवरेज। अब फीफो में क्या है कि जैसा तुमने बताया है, फीफो में, हम्म, फीफो में क्या होता है सर, समझो मेरा इन्वेंट्री जो है ना, इन्वेंट्री आ रहा है, तो फर्स्ट जो आया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले सबसे पहले जो इन्वेंट्री आया था, समझो मेरा माउस का बिजनेस है। किसका है? माउस का बिजनेस है। अब ये माउस मेरे फर्स्ट आया, यानी समझो ये 1 अप्रैल को आया। अगर बेचने के टाइम में मैं क्या करूंगा, यही फर्स्ट जो आया था ना इसी को बेचूंगा। ठीक है, जो पहले आया वो जाएगा पहले, जो बाद में आया वो जाएगा बाद में। तो वो है अपना फीफो मेथड। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। क्यों, कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है सर? फर्स्ट आया फिर फर्स्ट बाहर जा रहा है, वैसे ही सेकंड आएगा सेकंड जाएगा, थर्ड आएगा थर्ड जाएगा। इसके बेसिस में हम मार्केट के बेसिस में अपडेटेड रह सकते हैं कि यानी इसका कॉस्ट जो इनकर किया उस मुझे पता होगा, उसको बेच दूंगा। ठीक है, फिर सेकंड आएगा वो बेच दूंगा। तो मेरा जो बैकलॉग है ना वो क्लियर होते रहेगा। ठीक है, बट वेटेड में क्या करते हैं हम, ऑन एन एवरेज, एवरेज प्राइस निकलते हैं और एवरेज प्राइस के बेसिस में हम क्या करेंगे, इसको अलोकेट कर देंगे, एवरेज प्राइस के बेसिस में अलोकेट कर देंगे। ये दो मेथड हम फॉलो करते हैं, सिंपल। देन कम्स नॉन हिस्टोरिकल। नॉन हिस्टोरिकल में रिटेल मेथड है क्या, रिटेल मेथड यानी क्या है बताता हूँ। फिर उसके बाद एक स्टैंडर्ड मेथड है। ठीक है, दो मेथड है। क्या है? एक रिटेल मेथड है, एक स्टैंडर्ड मेथड है। अब रिटेल मेथड क्या है, स्टैंडर्ड मेथड क्या है, पहले स्टैंडर्ड मेथड समझ लेते हैं। समझो कोई भी इन्वेंट्री बना रहा हो जिसका कॉस्ट मुझे कंप्यूटेबल है, यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट के बेसिस में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा होगा ना, यहाँ पे कॉस्ट इतना लगना चाहिए मुझे पता है, फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर इतना लगेगा पता है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट के बेसिस में हम वो पर्टिकुलर इन्वेंट्री को हम वैल्यू कर देंगे, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट के बेसिस में हम इसको वैल्यू करेंगे। बट रिटेल मेथड क्या है सर? व्हाट डू यू मीन बाय रिटेल मेथड? कभी डीमार्ट गया है क्या? डीमार्ट गया है कि डीमार्ट? यस सर। तो डीमार्ट में समझो बहुत सारे ये रहते हैं ना, क्या रहते हैं, बहुत सारे स्टॉक पड़ा होता है। तूर दाल हुआ, फिर शक्कर हुआ, बहुत कुछ रहता है ना, बहुत कुछ। तो यहाँ पे इनको वैल्यू करने का मेथड नहीं पता होगा। क्या ये स्पेसिफिकली जाके कोई भी एक पर्टिकुलर उठा लिया, कम समझो वहां पे बिस्किट्स पड़ा है, बिस्किट्स उठा के उसको वैल्यू कर लेगा, ऐसा होगा क्या? नहीं ना। तो फिर ऐसे बड़े बड़े स्टोर्स के लिए एक रिटेल मेथड है, जहां पे इनको इनका सेलिंग प्राइस पता होता है, दे नो देयर सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस में से एक पर्टिकुलर मार्जिन जो है ना, पर्टिकुलर मार्जिन वो लेस कर देंगे, तो उनका कॉस्ट डिटरमाइन हो जाएगा। इनका कॉस्ट डिटरमाइन हो जाएगा, क्या करेंगे, उनको सेलिंग प्राइस पता होगा इतना होगा, उसमें से उनका जो मार्जिन है, स्पेसिफिक डिटरमाइंड मार्जिन होता है अपना मार्जिन, वो मार्जिन लेस कर देंगे तो फिर उनका कॉस्ट आ जाएगा। ये दो मेथड है। इसका एग्जांपल दिखा दूं? आ जाओ यहाँ पे फीफो, एक है हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस जहाँ पे फीफो और वेटेड एवरेज, और लीफो मेथड अलाउड नहीं है हमें। लीफो मेथड अलाउड है क्या? नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद नॉन हिस्टोरिकल में रिटेल। अब रिटेल में डीमार्ट है, इसका रिटेल वैल्यू ऑफ स्टॉक पता होगा और परसेंटेज ऑफ ग्रॉस मार्जिन पता होगा, जब लेस कर देंगे तो फिर ये जो कॉस्ट है ये यूज करेंगे फिजिकल वैल्यूएशन के लिए। बट एक एक इन्वेंट्री को वैल्यू करने पॉसिबल नहीं है, उसके लिए रिटेल मेथड फॉलो करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड में क्या है, फिक्स्ड रेट इज चार्ज फॉर द प्रोडक्शन इफ देर इज नो इन्फ्लेशन।
सेम फिक्स्ड कॉस्ट बेसिस में हम वैल्यू करेंगे। एक और चीज होता है, दैट इज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, जहां हमें इन्वेंट्री इज नॉट नॉर्मली इंटरचेंजेबल। मतलब क्या? ज्वेलरी, वो ज्वेलरी का हार बनाते हैं, क्या वो ज्वेलरी का हार किसी से रिप्लेस कर सकता हूँ क्या मैं, कि ये ज्वेलरी के बजाय दूसरे ले लो? एक स्पेसिफिकली बनाया होता है ना कि ये मॉडल ये है, ये मॉडल ये है, और उसका कॉस्ट उसको ही लगेगा। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? समझो डायमंड रिंग, डायमंड वाला जो भी कुछ चीज है, डायमंड का, अब डायमंड का कॉस्ट उसको ही रहेगा, वो उसको मैं गोल्ड के साथ कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। तो फिर ये स्पेसिफिक वाला है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एग्जांपल दूं तो ज्वेलरी, हम्म, इसका कॉस्ट स्पेसिफिकली वो पर्टिकुलर ज्वेलरी को ही हम अलोकेट करते हैं, कोई भी दूसरे को अलोकेट नहीं करते, तो फिर यहाँ पे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, ये हम कोई भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ एज सच है नहीं, बस फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज ये बता रहा हूँ। बट हम लोग जो भी यूज करने वाले हैं वो LIFO, वेटेड एवरेज, रिटेल एंड स्टैंडर्ड। ठीक है, फीफो क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो स्टॉक मेरे बिजनेस पे फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट आएगा बिजनेस के आउट। ठीक है, और उसके बेसिस में हम वैल्यू करेंगे। फिर उसके बाद वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज के साथ एक एवरेज प्राइस निकाल लूंगा और वो एवरेज प्राइस अलोकेट कर दूंगा मेरे क्लोजिंग स्टॉक को। देन रिटेल मेथड, रिटेल मेथड में कैसा होगा, एक स्पेसिफिक मुझे सेलिंग प्राइस पता होगा और मुझे एक्सपेक्टेड ग्रॉस मार्जिन पता होगा, उसको लेस कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगा, और उसको ले गए हम लोग फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी। और स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट बेसिस, यानी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया होगा उसके बेसिस में वैल्यू कर लूंगा। इसका हम मॉड्यूल में एक अच्छा क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नहीं, एग्जाम्पल है। हम्म, देखो यहाँ पे आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 4 रीड कर लो। रीड करो 4 और मुझे बताओ। ओके सर। ये वाला पार्ट रीड करना है सिर्फ, ये वाला देख लो एक बार, मतलब रीड करना क्या है इसमें, हमें तो पता ही चल यस रहा है, सर, मतलब डन। नॉर्मल। तो बताओ यहाँ पे इन्वेंट्री कितना है, ओपनिंग इन्वेंट्री मुझे पता है कितना है, 100 है, और उसका एवरेज कॉस्ट 2.1 और एक्चुअल कॉस्ट 200। ओके, सेल कितने क्या? 75। ओके, फिर उसके बाद परचेज 150 क्या, और सेल किया 100, परचेज किया 50, और टोटल इतना बन गया उसका। ठीक है, तो अब यहाँ मुझे बोल रहे हैं कि फीफो और वेटेड एवरेज की कॉस्ट के बेसिस में मुझे वैल्यू करना है। ठीक है, अब बताओ मुझे कि कितना सेल हुआ, कितना? 175, यस नो? 175 का सेल हुआ। सबसे पहला सेल यस। ये वाला जो है ना, ये वाला सेल जो है, ये इसमें से चला जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री से। हाँ, बराबर ना, ओपनिंग इन्वेंट्री से यस। चला जाएगा। देन सेकेंड सेल जो है, सेकेंड सेल, यहाँ पे मेरा 75 गया, तो फिर 25 बचा मेरे पास, 25 बचा। ओके। तो फर्स्ट 25 मेरा यहाँ से जाएगा, नेक्स्ट 75 यहाँ से जाएगा, बराबर ना? बराबर है कि नहीं? यस। हाँ, अब बचा मेरे पास यहाँ पे 75 और प्लस 50, 75 प्लस 50, इसको वैल्यू करना है। तो बताओ कि कौन सी कॉस्ट में? 75 का कॉस्ट पता है कि मुझे 2.80, 8। तो कितना आएगा? 75 इंटू 2.80, 210। और 50 का मुझे पता है 3 रुपए, 50 इंटू रुपीज 3, 150। 150। तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया? 210 प्लस 150, 360। क्या 360। ये अच्छे समझाया? क्लोजिंग यस स्टॉक सर। का वैल्यू, वेरी सिंपल। यस सर। बट समझो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वेटेड एवरेज मेथड से निकल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? वेटेड एवरेज मेथड से ही निकल रहा हूँ। अब वेटेड एवरेज मेथड से निकल रहा हूँ तो बताओ, सिंपल है, मेरा टोटल कॉस्ट पता है मुझे 780, और मेरा टोटल यूनिट्स भी पता है, तो एवरेज निकाल लो। वेटेड एवरेज मेथड से मेरा 780 रुपीज का मेरा कॉस्ट है, और 300 रुपये मुझे पता है मेरा यूनिट्स है, तो कितना आएगा बताओ? 780, 780
डिवाइडेड बाई 300 ना। हाँ, 2.6। ठीक है। अब मेरे इन्वेंट्री में कितना बचा है सर? मेरे इन्वेंट्री में कितना बचा है? मेरा 300 यूनिट्स अवेलेबल थे, उसमें से 175 मैंने सेल आउट कर दिया। 300 में से 175 सेल आउट कर दिया। तो शायद से मेरे पास 125 बचा है ना। मेरे पास यस। 125 यूनिट बचा है इन टू 2.6। तो कितना आएगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक? 2.6 इज 325। क्या ये चीज समझ में आया? वेरी वेरी सिंपल। यस। ठीक है। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताने बोल रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कैसा आएगा? 780 लेस कर दो इससे, इससे लेस कर दो आ जाएगा। और यहाँ पे 780 से 325 लेस कर दो, वेटेड एवरेज में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। सिंपल। हम्म। 8 मिनट बचे हैं ना, तो हम उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन सा? रिटेल मेथड और स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड जो है ना, हमने देखा था, उसके बेसिस में। हम्म। हाँ, ये क्वेश्चन रीड कर लो फटाफट, 7 मिनट बचे हैं, जल्दी रीड कर लो। इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ओके ऑफ सर। आइडेंटिफिकेशन वाला। डन सर। डन। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या? आ जाओ, क्वेश्चन फटाफट रीड करते हैं। मास फैशन इज अ न्यू लग्जरी रिटेल कंपनी लोकेटेड इन लजपत नगर, न्यू दिल्ली। ओके, काइंडली एडवाइज द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी नेसेसरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है सर। वन कंपनीज प्रोडक्ट लाइन इज ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर्टिकुलरली कॉस्मेटिक्स सच एज लिपस्टिक, मॉइस्चराइजर एंड मेकअप किट्स। मेकअप किट्स। ठीक है। द कंपनी सेल्स हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। मतलब बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ ये प्रोडक्ट्स बेचते हैं। ईच प्रोडक्ट इज क्वाइट सिमिलर, सिमिलर नेचर के प्रोडक्ट्स हैं। सिमिलर मतलब यानी लिपस्टिक हुआ, क्या था वो, कॉस्मेटिक कॉम्पैक्ट पाउडर हुआ, जो भी है, is purchased at a similar prices and has a short life cycle before a new similar product is introduced. Okay. The point of sale and the inventory system is not fully functioning in this department. Sales manager of the cosmetic department is unsure of the cost of each product but is confident about selling price. यानी क्या बोल रहा है यहाँ पे? बहुत सारे सिमिलर प्रोडक्ट्स है और सिमिलर प्रोडक्ट्स का उसके कॉस्ट पता नहीं है, मतलब अकाउंटेंट को, बट उसको सेलिंग प्राइस पता है। ठीक है। एज रिलायबली इन्फॉर्म यू द कंपनी एवरेज ग्रॉस मार्जिन भी पता है सर। मुझे ग्रॉस मार्जिन भी पता है और एवरेज सेलिंग प्राइस भी पता है, दोनों भी पता है। जब दोनों भी पता है, बताओ यहाँ पे कौन सा ये होगा? एक तो मुझे कॉस्ट पता नहीं है, सेकंड लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है विच आर सिमिलर इन नेचर, विच आर इंटरचेंजेबल बोल सकता हूँ। ठीक है। देन कम्स, यहाँ पे मुझे कॉस्ट पता नहीं है बट सेलिंग प्राइस उसको पता है और ग्रॉस मार्जिन पता है। तो कौन सा मेथड लगाएंगे, रिटेल वाला या स्टैंडर्ड कॉस्ट वाला? बताओ कौन सा लगाएंगे? रिटेल। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और यहाँ पे आ गया मास। sells handbags. The company manufactures their own handbags as they wish to be assured. खुद का मैन्युफैक्चरिंग करता है खुद। And craftsman which goes into handbag. Okay. The handbags manufactured in India in the head office factory and handbags large players. ठीक है। Mass manufactures 1 lakh handbags a year in their handbag division, which uses 50% of the space and the overheads of the factory overheads. The division employs 10 people as seen in the efficient division with the overall company. यानी क्या बोल रहा है यहाँ पे कि उसका फैक्ट्री है, फैक्ट्री का 50% जो है ना वो हैंडबैग डिवीजन के लिए अलोकेट किया है। उसका फिक्स्ड ओवरहेड्स भी पता है। तो यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे कौन सा, यानी ये क्या है, सिर्फ कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसका खुद का कॉस्ट पता है, उसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। तो वो क्या करेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट उसका कंप्यूट करेगा और उसको अपॉर्शन करेगा वो प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। ठीक है। इसका जो है ना सोल्यूशन रेड कर लेना होमवर्क में, छोटा सा सोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे इतना काफी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड कल हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।